नमस्कार, केपी न्यूज 24 से उनमें आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। कलबुर्गी के प्रसिद्ध राजनेता एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद इकबाल अहमद सरड्गी का हुआ निधन, शोक में डूबे उनके प्रशंसक। हनुमान ध्वज विवाद कर्नाटक के मंड्या के केरागोडू में गांव में रंग मंदिर के सामने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। सत्ता के कथित दुरुपयोग पर कांग्रेस के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती, बोले पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हज यात्रियों से कहा, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करो। आंध्र प्रदेश के विधायक ने पोलिंग बूथ में जमीन पर फेंक के मारी वीवीपैट मशीन, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुणे में उजानी बांध में पलटी नाव, 6 लोगों के डूबने की आशंका, तलाशी अभियान जारी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में कर्नाटक के कलबुर्गी निर्वाचन क्षेत्र का 2 बार प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता इकबाल अहमद सरड्गी का 22 मई की सुबह कलबुर्गी के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 80 वर्ष के बुजुर्ग थे। वह उम्र संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। उनके पारिवारिक सूत्रों के अनुसार जनाजे की नमाज आज बुधवार 22 मई को शाम 5 बजे हफ्त नंबाज के पास एक स्थानीय मस्जिद में अदा की जाएगी। सरड्गी ने 1999 में कलबुर्गी से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के बसवराज पाटिल सिद्धांत को 69,000 से अधिक मतों के अंतर से हराकर लोकसभा चुनाव जीता। 2004 में अगले लोकसभा चुनाव में दोनों नेता फिर से आमने सामने हुए और सरड्गी ने लगातार दूसरी बार लोकसभा में कलबुर्गी का प्रतिनिधित्व करने के लिए जीत हासिल की। 2008 में निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के बाद जब निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो एससी से थे, उन्होंने इकबाल अहमद सरड्गी का स्थान लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार उमेश यादव से हारने से पहले खड़गे ने लगातार 2 बार निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। सरड्गी को बाद में 2014 में कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया था। 5 जून 1944 को इकबाल अहमद सरड्गी का जन्म हुआ। उन्होंने सरकारी कला और विज्ञान कॉलेज गुलबर्गा से कला स्नातक और उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से कानून की डिग्री हासिल की थी। उनके निधन में कलबुर्गी शहर के अलावा अन्य इलाकों में शोक की लहर है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता इकबाल अहमद सरड्गी के निधन पर शोक व्यक्त किया। कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच मंगलवार को मंड्या के केरागोडू गांव में रंग मंदिर के सामने स्थापित 108 फीट ऊंची पोल पर एक नया राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इससे पहले 28 फरवरी को गौरीशंकर सेवा ट्रस्ट द्वारा अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति प्रतिष्ठा के अवसर पर हनुमान ध्वज फहराया गया था। हालांकि इसे तालुक प्रशासन द्वारा हटा दिया गया और तिरंगा झंडा फहराया गया। इस कदम का भाजपा, जेडीएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य सदस्यों ने विरोध किया और उन्होंने मांग की कि हनुमान ध्वज को उसी स्थान पर फिर से फहराया जाए। गांव में 1 महीने तक तनाव बना रहा और इलाके में भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई। हिंदू संगठनों ने इसे लेकर एक बड़ा विरोध मार्च भी निकाला। संगठनों का आरोप है कि राष्ट्रीय ध्वज पोल के शीर्ष पर ठीक से नहीं फहराया गया और थोड़ा नीचे लहरा रहा था। उन्होंने इस संबंध में जिला प्रशासन से शिकायत भी दर्ज कराई। इसके बाद पुराने झंडे को हटा दिया गया और मंगलवार को अतिरिक्त डीसी एचएल नागराजू, तहसीलदार शिवकुमार बिरादर, एएसपी तिम्मैया और अन्य की उपस्थिति में एक नया झंडा फहराया गया। नागराजू ने कहा, उस वक्त गांव में तनाव था और आनन फानन में झंडा फहरा दिया गया। एक गांठ थी और झंडा ठीक से नहीं लहरा रहा था, इसलिए नियमों के अनुसार राष्ट्रीय गाना के साथ एक नया झंडा फहराया गया। पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि उन्हें सत्ता के कथित दुरुपयोग के लिए सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। एचडीके ने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को याद रखना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं है। बुधवार को मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, कई जगहों पर बारिश के कारण फसल बर्बाद होने की बात सामने आई है, लेकिन यह सरकार बयान देने तक ही सीमित है। कई किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। कुमारस्वामी ने कहा, कार्तिक इस पेनड्राइव मुद्दे प्रज्वल रेवन्ना पर आरोपों से संबंधित के पीछे मुख्य व्यक्ति है। वह इसे लेकर पहले डीके सुरेश के पास गए। सीडी शिवकुमार ने इसकी नकल की। शिवकुमार देवराजे गौड़ा और शिवरामे गौड़ा वितरण के पीछे है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को हज यात्रियों से मक्का में हज के दौरान नमाज अदा करते हुए राज्य के साथ साथ देश की खुशहाली, समृद्धि और प्रचुर बारिश के लिए प्रार्थना करने की अपील की। हज भवन में हज यात्रियों के लिए आयोजित विदाई समारोह में शामिल होने के बाद सिद्धरामैया ने कहा कि वह सभी धर्मों के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के मुखर समर्थक रहे हैं। सभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिख सभी को एक मां की संतान की तरह रहना चाहिए। अगर ऐसा माहौल बनाना है तो सभी को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति देनी होगी और सभी को सशक्त बनाना होगा। अब फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। आंध्र प्रदेश के एक विधायक का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पोलिंग बूथ पर मौजूदा मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट मशीन को उठाकर जमीन पर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायक ने 7 मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम में तोड़फोड़ की है। इस पर चुनाव आयोग ने विधायक के खिलाफ राज्य पुलिस प्रमुख को सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। पुलिस ने कहा कि विधायक को आरोपी के रूप में नामित किया गया है, जबकि विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी ने दावा किया है कि विधायक और वाईएसआरसीपी को डर है कि वो चुनाव में हार जाएगी और इसीलिए वो इस तरह की बर्बरता कर रहे हैं। यह घटना 13 मई को हुई, जब आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों और सभी 175 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव के दिन कई इलाकों में हिंसा हुई और छिटपुट घटनाएं हुई है। महाराष्ट्र में पुणे के इंदापुर तहसील के नजदीक कलाशी गांव के पास उजानी बांध में मंगलवार की शाम एक नाव पलटने से 6 लोग लापता हो गए। पुणे ग्रामीण पुलिस ने बताया कि लोगों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम को भेजा गया है। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। मुंबई से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक विमान की चपेटे में आने के बाद 30 से ज्यादा फ्लेमिंगोज की मौत हो गई है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने नगर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए से इसकी जांच कराने की मांग की है और दावा किया है कि शहरी योजनाकर्ताओं ने ऐसे आपदाओं के बारे में चेतावनियों को नजरअंदाज किया है। पुलिस ने बताया कि अभी तक घोड़कोपर इलाके से 32 फ्लेमिंगो के शव बरामद किए गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये पक्षी एक विमान की चपेटे में आए थे, जो सोमवार 20 मई रात को यहां उतारा था। रेस्क्यू एसोसिएशन फॉर वाइल्ड लाइफ वेलफेयर RAWW के फाउंडर और वन विभाग में मानव वन्यजीव वार्डन पवन शर्मा ने बताया कि घाटकोपर में कुछ स्थानों पर मृत पक्षी देखे जाने के बारे में कई लोगों के फोन आ रहे थे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता भी जोर शोरों से प्रचार में लगे हुए हैं। प्रचार के अंतिम दिन आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर उनको अपने कैंपेन में जोड़ने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी सोमनाथ भारती से जब मीडिया से बात करते हुए बताया कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार सोमनाथ भारती से मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे वोटर भी हैं और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भी कांग्रेस और आप एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए एक कैंडिडेट होने के नाते मैं उनसे मिलने आया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी भरे मैसेज लिखने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने दिल्ली मेट्रो में अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी वाले संदेश लिखे हैं। आरोपी बेहद पढ़ा लिखा है और वह एक नामी बैंक में काम करता है। साथ ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ा हुआ नहीं है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऐसा लगता है कि आरोपी की मानसिक हालात ठीक नहीं है। हालांकि मेडिकल के बाद ही इस बात की पुष्टि हो सकती है। 19 मई को पटेल नगर और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर इंग्लिश में केजरीवाल के खिलाफ धमकी भरा मैसेज लिखा गया था। आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और पीएमओ पर आरोप लगाया था। आपने इस पर एक ट्वीट भी किया था।
सीएम केजरीवाल को जान से मारने की धमकी भरे मैसेज लिखने के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बुलंदशहर का रहने वाला है और बरेली के एक नामी बैंक में काम करता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 33 वर्ष का है। वह बरेली के बैंक में लोन मैनेजर का काम करता है। वैसे वह किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा है, लेकिन वह सीएम केजरीवाल की कुछ रैलियों को अटेंड कर चुका है। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। दिल्ली के बाद अब पटियाला में दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखने का मामला सामने आया है। इसकी जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरु पवन सिंह पन्नू ने ली है। जानकारी के मुताबिक पुलिस मौके पर मौजूद बताई जा रही है। दरअसल 23 मई को पटियाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले पटियाला में खालिस्तानी नारे दीवारों पर लिखे गए हैं, इसलिए पुलिस भी हरकत में आ गई और स्थिति पर बेहद करीबी से नजर रखी जा रही है। इससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में भी खालिस्तान के समर्थन में एक बार फिर से नारे लिखे जाने का मामला सामने आ चुका है। करोल बाग और झंडेवालन मेट्रो स्टेशन के नीचे खालिस्तान के समर्थक नारे लिखे गए हैं। पुलिस भी मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच गई थी। इसके बाद पुलिस ने इन नारों को मिटाया था। खालिस्तान जिंदाबाद वाले नारे आखिर लिखे किसने? पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। सिंगापुर में कोविड-19 के सब वेरिएंट KP2 और KP1 के चलते कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। अब ये दोनों वेरिएंट भारत में भी लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। INSA-CoG के आंकड़ों के मुताबिक KP2 के 290 और KP1 से 34 लोग संक्रमित पाए गए हैं। भारत में कोविड-19 के उपस्वरूप KP2 से 290 और KP1 से 34 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। कोविड-19 के ये दोनों उपस्वरूप सिंगापुर में संक्रमण के मामले बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने PTI भाषा को बताया कि ये दोनों JN1 स्वरूप के उपस्वरूप हैं और इनका संबंध अस्पताल में भर्ती होने के मामलों और गंभीर रूप से बीमार होने से नहीं है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कलबुर्गी के प्रसिद्ध राजनेता एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद इकबाल अहमद सरग्गी का हुआ निधन। शोक में डूबे उनके प्रशंसक। हनुमान ध्वज विवाद। कर्नाटक के मंड्या के केरागोडू में गांव में रंग मंदिर के सामने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। सत्ता के कथित दुरुपयोग पर कांग्रेस के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती, बोले पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हज यात्रियों से कहा, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करो। आंध्र प्रदेश के विधायक ने पोलिंग बूथ में जमीन पर फेंक के मारी वीवीपैट मशीन। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुणे में उजानी बांध में पलटी नाव, 6 लोगों के डूबने की आशंका। तलाशी अभियान जारी। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।